वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। 15वीं वीडियो के साथ हमने पिछली वीडियो में लाइसोसोम की संरचना, खोज और परिभाषा के बारे में अध्ययन करा दिया था। अब इसके आते हैं कार्य। तो देखिएगा लाइसोसोम के कार्य कि लाइसोसोम क्या कार्य करता है। लाइसोसोम के कार्य, लाइसोसोम के कार्य, लाइसोसोम के कार्य। तो देखिएगा कोशिका में फैगोसाइटोसिस मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, ये ग्रहण करता है। फैगोसाइटोसिस और पिन्नोसाइटोसिस दो क्रियाएं होती हैं। फैगोसाइटोसिस और पिन्नोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का पाचन करता है। तो देखो लाइसोसोम, पहला कार्य लिखो, लाइसोसोम कोशिका में, लाइसोसोम कोशिका में फैगोसाइटोसिस ये क्या होता है, ध्यान रखना कि जो कोशिका के ठोस पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण करके पचाता है, और जो कोशिका के पतले पदार्थ होते हैं मतलब सूक्ष्म, उनको क्या करता है, पिन्नोसाइटोसिस चूसने के द्वारा नष्ट करता है। फैगोसाइटोसिस और पिन्नोसाइटोसिस मतलब ठोस पदार्थों को फैगोसाइटोसिस के द्वारा और द्रवीय पदार्थों को पिन्नोसाइटोसिस के द्वारा, फैगोसाइटोसिस और पिन्नोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण करके क्या करता है, ये ग्रहण करके पचाता है। ग्रहण एक मिनट रुको, लाइसोसोम कोशिका में फैगोसाइटोसिस एवं पिनोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण किए गए, यूँ लिखो आप, ग्रहण किए गए भोजन, ये भोजन ग्रहण करने की विधियां हैं के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का क्या करेगा, पाचन करता है। भोजन का पाचन करता है। तो देखिएगा कोशिका में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और जो लाइसोसोम होता है वो ठोस पदार्थों को फैगोसाइटोसिस मतलब क्रिया होती है, लाइसोसोम द्वारा ठोस पदार्थों को ग्रहण करना फैगोसाइटोसिस कहलाता है, और पिनोसाइटोसिस लाइसोसोम द्वारा द्रवीय पदार्थों को ग्रहण करना पिनोसाइटोसिस कहलाता है। तो क्या करता है, ये लाइसोसोम कोशिका में फैगोसाइटोसिस और पिन्नोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को या भोजन का पाचन करता है। पहला कार्य। इसका दूसरा कार्य देखो आगे क्या करता है, देखो ये अंतः कोश के पदार्थों का पाचन करता है, जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थों का अंतः कोश के पदार्थ जो कोशिका के लिए क्या होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, तो अंतः कोश के पदार्थों का पाचन करता है। तो देखो यह अंतः कोशिकीय पदार्थों का पाचन करता है। मतलब मुख्य कार्य क्या है इसका, पाचन करना पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को या और भी उसके अंदर पाए जाते पदार्थों को। तो कोश के अंतः कोशिका मतलब कोशिका के अंदर ही, कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ जो पाए जाते हैं उनका पाचन करता है। आगे देखो यह रोगग्रस्त कोशिका को नष्ट करता है। जो कोशिका रोगी हो जाती है या रोग से ग्रसित हो जाती है उसको भी ये नष्ट कर देता है। आगे देखो यह रोगग्रस्त कोशिका को भी नष्ट कर देता है। यह रोगग्रस्त कोशिका को भी नष्ट कर देता है। आगे देखो अंड कोशिका में शुक्राणु के प्रवेश हेतु झिल्ली का पाचन करता है। निषेचन के समय ध्यान देना, निषेचन के समय क्या होता है, ये कि अंड कोशिका में शुक्राणु के प्रवेश हेतु झिल्ली का पाचन करके मार्ग बनाता है। इसमें देखो निषेचन के समय
अंड कोशिका में शुक्राणु के प्रवेश हेतु, अंड कोशिका में शुक्राणु के प्रवेश हेतु झिल्ली जो होती है, झिल्ली का पाचन करके, प्रवेश हेतु झिल्ली का पाचन करके क्या बनाता है, मार्ग बनाता है शुक्राणु के लिए। झिल्ली का पाचन करके मार्ग बनाता है, किसके लिए, शुक्राणु के प्रवेश हेतु मार्ग बनाता है। तो मार्ग बनाने का कार्य कौन करेगा, लाइसोसोम। आगे देखिएगा, अंकुरित बीजों में संचित जो भोजन होता है उसका पाचन करता है, अंकुरण के लिए हेतु उपलब्ध कराता है। तो अंकुरित जो बीज होते हैं, जैसे हम किसी को अंकुरण करना है बीजों को, तो अंकुरित बीजों में संचित भोजन का पाचन कर अंकुरण हेतु उपलब्ध कराता है। पांचों कार्य इसका, अंकुरित बीजों में संचित भोजन का पाचन करके अंकुरण हेतु उपलब्ध करता है, अंकुरण हेतु उपलब्ध करता है। ध्यान दे, जमीन से बीज बो दिए हमने, अंकुरित हो रहे हैं वो, लेकिन जो बीज की जो लेयर होती है ना, उसको कौन तोड़ता है, ये तोड़ता है। जैसे चना है, मूंगफली है, उनका जो कवर होता है, देखा होगा आपने बीज, तो उनके कवर को क्या करेगा, ये पहले तो क्या करेगा, जल को चूसेगा, ध्यान देना, और जल को चूसेगा तो रपचड़ हो जाएगी, टूट जाएगी, और अंकुरित पौधा तभी होगा, बीज, जब उसमें से अंकुरित फूटे आएंगे, और जब तब फूटेंगे जब उसमें लेयर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये कार्य क्या करता है, इसका नाम ही क्या है, तोड़ना, पचाना, गलाना। तो ये कार्य करता है ये। अब ध्यान देना, तो ये देखा ना, हमने इसके कार्य देखे, कार्य पूछे जाते हैं कि लाइसोसोम के कोई दो कार्य बताइए। ज़्यादातर इस पाठ में से प्रश्न ये बनता है, इस टॉपिक में से, कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैले क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं लाइसोसोम को आत्मघाती थैले? क्योंकि लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जो सभी प्रकार के भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि का पाचन कर देते हैं। ध्यान देना, यदि किसी कारणवश ये एंजाइम कोशिका में ही फट जाता है, जिस कोशिका में ये पाया जाता है, यदि किसी कारण ये एंजाइम जिस कोशिका में ये पाया जाता है फट जाता है, तो यह उसी कोशिका के कोशिकांगों को तोड़ देता है, गला देता है, पचा देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, और कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। भाई कोशिका नष्ट हो जाएगी, इसलिए क्या कहेंगे, आत्मघाती थैले, मतलब आत्मघाती हमला करते हैं ना। तो एक बार प्रश्न आया था कॉम्पिटिशन में कि कोशिका का वह कोशिकांग जो परमाणु बम के नाम से जाना जाता है, एटम बम, यही कहलाता है लाइसोसोम। क्यों कि आत्मघाती करता है हमला, तो कोशिका को नष्ट कर देता है। मान लीजिएगा इस कक्षा में हम बैठें और कोई बालक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ लेके आ जाता है, तो पूरा ही कमरा गया तो नहीं है क्या। तो इसी कारण ये क्या है, जिस कोशिका में ये रहता है, और यदि किसी कारण ये फट जाता है तो पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको आत्मघाती थैले कहते हैं। और भी इसके कार्य देख लो आप कि लाइसोसोम कोशिका में फैगोसाइटोसिस एवं पिन्नोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का पाचन करता है। वैसे देखो कितना जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको फैगोसाइटोसिस द्वारा, और द्रव्य पदार्थ होते हैं या तरल पदार्थ होते हैं उनको पिन्नोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करके पचाता है। दूसरा है, यह अंतःकोश के पदार्थों का पाचन करता है, मतलब कोशिका के अंदर ही पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका पाचन करता है। तीसरा है, यह रोगग्रस्त कोशिका को भी नष्ट कर देता है। यदि बहुत सारी कोशिका होती है, यदि कोई कोशिका रोगग्रस्त हो जाती है, यदि एक कोशिका रोगग्रस्त हो जाती है तो वो और कोशिकाओं को क्या करेगी, रोगी बनाएगी, और कोशिका को रोगी बनाएगी तो पूरा क्या हो जाएगा, ऊतक रोगी बन जाएगा, फिर अंग रोगी हो जाएगा।
और अंग रोग हो जाए, तंत्र रोग हो जाएगा ना तो पूरा शरीर रोगी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या करेगा, मतलब बहुत हद तक क्या करेगा, ये उस रोगी कोशिका को नष्ट कर देता है। ध्यान देना। अब आता है निषेचन के समय, जब मानव में निषेचन क्रिया होती है तो निषेचन के समय जो अंडाणु के ऊपर झिल्लियाँ पाई जाती हैं, ध्यान देना, अंडाणु के ऊपर झिल्लियाँ पाई जाती हैं, उन झिल्लियों को क्या करता है, ये नष्ट करने का कार्य करता है। और जब इन झिल्लियों को नष्ट करेगा तो ही शुक्राणु अंडे में प्रवेश करेगा और निषेचन संपन्न होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन। तो क्या करेगा, ये निषेचन के समय अंड कोशिका में शुक्राणु के प्रवेश के लिए झिल्ली का पाचन करता है, जो कि अंडे में झिल्लियाँ पाई जाती हैं। ध्यान देना, एक मुर्गी का अंडा देखो आप, कितनी कठोर झिल्ली होती है, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी झिल्ली होती है, कवच, उसके अंदर और झिल्ली होती हैं, मतलब 4 प्रकार की झिल्ली होती है अंडे में। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं उनको। तो देखिएगा, निषेचन के समय अंड कोशिका में शुक्राणु के प्रवेश के लिए झिल्ली का पाचन करके मार्ग बनाता है, मतलब अंडाणु की झिल्ली को पचा देता है, जिससे अंडे में शुक्राणु आसानी से प्रवेश कर जाता है। आगे देखिएगा, अंकुरित बीजों में संचित भोजन का पाचन करके, जो अंकुरित बीजों में जो भोजन होता है उनमें छुपा भोजन होता है, संचित होता है, संग्रहित होता है, उनका पाचन करेगा और अंकुरण के लिए उपलब्ध कराएगा उसको। तो इस प्रकार ये आपके लाइसोसोम का कार्य हुआ। अब आता है अंत झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत चौथा जो है कोशिकांग होता है रिक्तिका। चौथा कोशिकांग अंत झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत क्या आता है बेटा, रिक्तिका, रसधानी। तो ये पादप कोशिकाओं में विकसित और बड़ी मात्रा में पाई जाती है। जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती, और पाई जाती है तो छोटी पाई जाएगी, आप देखिएगा, क्योंकि और पादप कोशिका का लगभग 90% भाग बनाती है, ये आप लगा लीजिए अंदाज़ा। तभी तो पादप कोशिका में जल की मात्रा, और जैसे आप उसके अंदर देखो आप, संतरा है, नींबू है, उसके रस में देखो आप कितना रस निकलता है, मतलब जल। देखिएगा, नींबू है, संतरा है, उसमें कितनी मात्रा में क्या निकलेगा, रस निकलेगा। तो कितना सारा क्या होता है, ये जल होता है। तो देखिए, अगला जो अंत है झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत जो आता है, क्या आती है, रिक्तिका या रसदानी, वैक्यूल। तो हमने आपको बताया था, जैसे ये ऐसे रसदानी बनाई थी हमने आपको, अंत कराया जब इस टाइप, तो मतलब काफ़ी भाग घेरती है ये रसदानी। कैसे भी बना सकते हैं आप आराम से। इसके अंदर इसकी जो झिल्ली होती है ये वाली, इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या नाम बेटा इसका, टोनोप्लास्ट। रसदानी की जो झिल्ली होती है कहलाती है टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर जो रस भरा होता है उसे बोलते हैं कोशिका रस या सेल सेप, कोशिका रस। ध्यान देना, इसमें वर्णक पाए जाते हैं और बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। इस प्रकार होती है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार में बना सकते हैं आप इसको रसदानी। तो ध्यान रखना, पादपों में जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका मतलब खाली स्थान, लेकिन खाली नहीं होती है ये। जिस प्रकार आप ध्यान देना, मछलियों में क्या पाया जाता है, तैरने के लिए एयर ब्लेडर, वायु आशय, जिसमें हवा भरी होती है। उसी प्रकार पादपों में क्या पाई जाती है, रसदानी, जिसमें रस भरा रहता है। और रसदानी में पादपों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, संचित खाद्य पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, संचित खाद्य पदार्थ होते हैं। तो और वो पादप कोशिका के लिए क्या होते हैं, अपशिष्ट होते हैं। तो ये इस प्रकार क्या कहलाती है, पादप कोशिका की कूड़ादानी, मतलब कूड़ादानी एक प्रकार की होती है। ये डंपिंग सेल भी बोलते हैं इसको, डंपिंग सेल, डंपिंग कोशिका, पादप कोशिका की डंपिंग कोशिका भी इसको बोलते हैं। आगे देखिएगा, इसकी क्या परिभाषा है, देखो आप इसके अंदर रिक्तिका की, तो देखिएगा ध्यान से आप, इसमें आपको मिलेगा। तो वैक्यूल या रिक्तिका बता दिया। इसकी जो झिल्ली होती है, एकल झिल्ली होती है, इसकी इकाई झिल्ली होती है, इसे क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। प्रश्न पूछा था क्या बार कंपटीशन में कि रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। और रिक्तिका में पाए जाने वाले रस को क्या बोलते हैं, कोशिका रस या सेल सेप। तो क्या परिभाषा होगी, खाली स्थान बोलते हैं, रिक्तिका नाम से प्रदत्त है रिक्तिका। तो देखो, कोशिका द्रव में कहाँ पाई जाती है, कोशिका द्रव में एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध या एकल झिल्ली द्वारा घिरी हुई क्या जगह या स्थान को रिक्तिका कहते हैं। देखिएगा, इसमें परिभाषा देखो इसकी, क्या परिभाषा है कि कोशिका द्रव्य में
कोशिका द्रव्य में एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध, एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध, एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध जगह स्थान को, जगह या स्थान को क्या बोलते हैं? रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका, वैक्यूल, VACUOLE, रिक्तिका कहते हैं। ध्यान देना कि कोशिका द्रव में, किसके कोशिका द्रव में? कोशिका के कोशिका द्रव में। मेन मुख्यतया ये किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं का मुख्य लक्षण होती है, तो ध्यान देना, पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध या एकल झिल्ली से घिरी हुई खाली जगह, एकल झिल्ली से घिरी हुई खाली जगह है, ये स्थान को क्या बोलते हैं? रिक्तिका कहते हैं। आगे देखो, ध्यान देना, इसकी उपस्थिति पादप कोशिकाओं का मुख्य लक्षण होती है। अर्थात इसमें लिखो आगे आप, इसकी उपस्थिति पादप कोशिकाओं का मुख्य लक्षण होती है। इसकी उपस्थिति पादप कोशिकाओं का मुख्य लक्षण होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पादप कोशिकाओं में यह मुख्यतया पाई जाती है। अर्थात जो कुछ अगर आपको पता लग जाए कि इसमें रिक्तिका है तो निश्चित रूप से पादप कोशिका होगी वो। तो ध्यान देना, अब खोज किसने की इसकी? देखो, खोज, ध्यान देना, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका की खोज डुजार्डिन, किसने की थी? डुजार्डिन वैज्ञानिक का नाम है डुजार्डिन। 1941, कब की थी? 1941 में डुजार्डिन ने की। आगे देखो, एक स्तरीय कोशिकांग होता है, ये दिखा दे पहले ही। तो पादप कोशिका में रिक्तिका की खोज डुजार्डिन ने की। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली, जो रिक्तिका की झिल्ली होती है, उसे क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो आगे इसका वर्णन देखते हैं। चरण तो इसी में ही परिभाषा हो गई, खोज हो गई। अब इसका संरचना देख लेते हैं, इसके बारे में क्या क्या है। संरचना क्या होती है, कैसी बनी होती है? देखो, रिक्तिका एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांग होता है। ध्यान देना, एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांग होता है। अब देखो, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को, रिक्तिका वो घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगर देखो, रिक्तिका में
जो पदार्थ भरा होता है, रिक्तिका में भरे हुए द्रव पदार्थ को कोशिका रस कहते हैं। आगे देखो, रिक्तिका में भरे हुए द्रव पदार्थ, कोशिका में भरे हुए द्रव पदार्थ को, द्रव्य पदार्थ को यूँ लिखो आप, कोशिका में भरे हुए द्रव्य पदार्थ को कोशिका रस क्या कहते हैं बेटा? कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस बोलते हैं सेल सेप, सेल सेप या कोशिका रस कहते हैं। ध्यान देना, कोशिका रस में अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है जिन्हें जैविक पदार्थ या अर्गास्टिक पदार्थ कहते हैं। आगे देखो, इस कोशिका रस में, इस कोशिका रस में अपशिष्ट पदार्थों का संचय या संग्रह होता है जिन्हें मतलब अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें अर्गास्टिक पदार्थ, एरगास्टिक पदार्थ कहते हैं, जिन्हें एरगास्टिक पदार्थ कहते हैं। देखो, इस पदार्थ में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, देखो इस पदार्थ में, इस पदार्थ में क्या पाई जाएंगी? शर्कराएं, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ। इस पदार्थ में शर्कराएं, एमिनो अम्ल, शर्कराएं, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं दिखा दिया, खनिज लवण, और इसमें आ जाए कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, वर्णक द्रव्य और वर्णक द्रव्य आदि घुलित अवस्था में होते हैं। और वर्णक द्रव्य आदि घुलित अवस्था में होते हैं, आदि घुलित अवस्था में होते हैं। तो देखिएगा, क्या देखा हमने कि रिक्तिका एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांग होता है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका में भरे हुए द्रव्य पदार्थ को कोशिका रस कहते हैं। इस कोशिका रस में अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है जिन्हें अर्गास्टिक पदार्थ कहते हैं। इस पदार्थ में शर्कराएं, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ और वर्णक द्रव्य आदि पाए जाते हैं, जो पादपों के लिए क्या होते हैं? अपशिष्ट होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या होते हैं? ये लाभदायक होते हैं। ध्यान देना। आगे देखो, फलों एवं फूलों की कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में क्या पाए जाते हैं? नीले, पीले, लाल रंग के वर्णक पाए जाते हैं, मतलब एंथोसायनिन वर्णक पाए जाते हैं। एक और लिखो इसमें आप, फूलों एवं फलों एवं फलों की कोशिकाओं, क्या होता है? फूलों एवं फलों की कोशिकाओं की रिक्तिकाओं, कोशिकाओं की
रिक्तिकाओं में, फूलों एवं फलों की कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में नीले पीले लाल आदि रंगों वाले एंथोसायनिन वर्णक, कौन से? एंथोसायनिन वर्णक पाए जाते हैं। तो ध्यान देना बेटा, तभी तो फूलों का रंग क्या होता है? रंग बिरंग होता है, लाल, पीला, हरा, नीला, मतलब किसके? इन वर्णकों की उपस्थिति के कारण, क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या पाई जाती हैं? रिक्तिकाएं। इन रिक्तिकाओं में क्या पाए जाते हैं? एंथोसायनिन वर्णक पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं? नीले, पीले, लाल आदि रंग के वर्णक होते हैं। अब देखिएगा, इन अपशिष्ट पदार्थों के कारण ही इसे क्या बोलते हैं? डंपिंग सेल। तो ध्यान देना, इसीलिए ये देखो आप, तो देखो इसीलिए रिक्तिका को डंपिंग सेल क्या बोलेंगे इसको? इसीलिए रिक्तिका को क्या बोलेंगे? डंपिंग सेल भी कहते हैं। डंपिंग सेल भी कहते हैं, अर्थात कोशिका की कूड़ादानी। डंपिंग सेल, कोशिका की कूड़ादानी, कोशिका की कूड़ादानी, अर्थात ये सारे भी कहते हैं। सारे अपशिष्ट पदार्थ क्या कर लेगी? ये अपने में समेट लेती है, ध्यान देना। तो इसके जो कार्य हैं उनके बारे में हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।